स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस हफ्ते भी हम हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले बात होगी यूनिवर्सिटी के वार्षिक कैलेंडर से जुड़े विवाद की, जो इस पूरे हफ्ते चर्चा का विषय बना रहा है। चाहे वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे बंसीलाल यूनिवर्सिटी हो, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के वार्षिक कैलेंडर से जो चेहरे गायब हैं, वो जो संस्थापकों के चेहरे गायब हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको न सिर्फ विपक्ष ने बल्कि किसान भी उठा रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जो वार्षिक कैलेंडर से जो तस्वीर गायब हुई है, मामला क्या है और किस तरह से लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जिस चौधरी चरण सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, उसी चौधरी चरण सिंह को भुला बैठा हिसार का विश्वविद्यालय प्रशासन। जिस चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा मानकर कृषि विश्वविद्यालय बनाया, उसी चौधरी चरण सिंह को वार्षिक कैलेंडर से गायब कर बैठा यूनिवर्सिटी प्रशासन। भूल बड़ी थी तो बवाल भी बड़ा ही होना था और हुआ भी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ भूल थी या फिर सोच समझकर उठाया गया कदम, क्योंकि राकेश टिकैत और दीपेंद्र हुड्डा तो यही कहते आ रहे हैं। पहले जरा समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। दरअसल हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में हर साल वार्षिक कैलेंडर जारी होता है। इस कैलेंडर में चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगी होती है, जिनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनी थी। लेकिन इस साल 2022 के लिए जो कैलेंडर जारी हुआ, उससे चौधरी चरण सिंह की तस्वीर गायब थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स विभाग में असिस्टेंट साइंटिस्ट विनय महिला ने कैलेंडर प्रकाशन के मौके पर यह मुद्दा उठाया भी था, लेकिन तुरंत ही उनका पानीपत के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। राकेश टिकैत और दीपेंद्र हुड्डा ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला भी बोला और वहीं से बवाल शुरू हो गया। तो फिर 11 सदस्यीय कमेटी उसमें बनाई गई और 11 सदस्यीय कमेटी यहाँ अब अंदर इस हाल में बीसी साहब के साथ अभी मीटिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर आर्य, डॉक्टर सारण और अन्य जो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के थे वो सारे इसमें शामिल थे और हमारी पूरी कमेटी शामिल थी। उसमें सबसे पहले तो बात यही रखी गई कि जो कैलेंडर के अंदर चौधरी चरण सिंह की, जिनके नाम से एक बड़े महापुरुष हुए, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी का नाम है, और उनकी फोटो जैसे गायब, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। तो फिर डॉक्टर सारण जो इसमें एचओडी भी हैं और इसके एसपीओ भी हैं और इसके पब्लिकेशन के भी वो हैं सर्वा, तो उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि भाई ये एक हमारे से कोई जानबूझ के ऐसी कोई गलती नहीं हुई हमारे से। हमने कहा जानबूझ क्यों नहीं, भाई इतनी बड़ी गलती, अरे विश्वविद्यालय से बड़े बड़े डॉक्टर निकलते हैं, इधर शिक्षाविद हैं, इतनी बड़ी गलती। तब उन्होंने फिर कहा कि जी ये जानबूझ के ऐसा नहीं हुआ, ये गलती से हुआ है, और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है और जानबूझकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चौधरी चरण सिंह की तस्वीर कैलेंडर से हटाई है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे महज एक भूल बताकर जल्द दुरुस्त करने के दावे कर रहा है। अब यहाँ चौधरी चरण सिंह के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वो पैदा हुए और किसानों के मुद्दों को उन्होंने अपने दौर में सत्ता के सामने बड़ी बेबाकी से उठाया था और खुद सत्ता में रहते हुए भी किसानों की बातों को कागजों और पॉलिसी से उठाकर नेतागिरी में बदलने का श्रेय भी उन्हीं ही जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसान नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा वो कांग्रेस पार्टी से साल 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा का चुनाव लड़े भी और जीते भी। खुद वो संसदीय सचिव भी रहे, साथ ही रेवेन्यू, लॉ, इंफॉर्मेशन और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। चौधरी चरण सिंह का किसानों के मुद्दे उठाने और कृषि के क्षेत्र को आगे ले जाने में बेहतरीन योगदान माना जाता है और इसी के चलते हिसार में उनके नाम पर बने कृषि विश्वविद्यालय में कैलेंडर से उनकी तस्वीर हटाए जाने का मुद्दा सियासी गलियारों में भी खूब गूंज रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि निजी स्कूल एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा
फैसला ले लिया है। क्या है वो फैसला, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। निजी स्कूल एसोसिएशन ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हां, उनका कहना है कि सरकार अब फैसला करे या ना करे, 7 फरवरी से वो पूरी तरह से स्कूल को खोलने जा रहे हैं। देखिए पीटीसी न्यूज से खास बातचीत में निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या आपने मांग रखी है? 10वीं से 12वीं तक के स्कूल जरूर खोल दिए गए, लेकिन हरियाणा सरकार का ये भी कहना है कि जल्द कोरोना जैसे ही की दर जो घटेगी तो उसके बाद जो है और नए जो क्लासेस हैं वो भी सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। तो आपकी क्या मांग है? प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पेरेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने हमारे से अनुरोध किया कि आप अपने स्कूल खोलें, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। तो एक मुहिम हमने पेरेंट्स के साथ, पंचायतों के साथ मिलकर हमारी एसोसिएशन ने पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाई कि शिक्षा बचाओ स्कूल खोलो अभियान। तो उसका सारा पूरे हरियाणा में हमें समर्थन भी बहुत अच्छा मिला। हमने 22 के 22 जिला उपायुक्तों को ज्ञापन देकर तथ्यों सहित हमने अपनी बातें रखी और मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया ज्ञापन के माध्यम से, आगे इन हरियाणा के बच्चों की शिक्षा को बचाने के लिए आप स्कूल खोलने का काम करें। और उसके बाद हमने 25 जनवरी को हरियाणा के 90 के 90 विधायकों को हमने ज्ञापन दिया और हमने अपना पक्ष रखा और तथ्य सहित हमने पक्ष रखा। ये नहीं है कि हमने हवा में तीर चला दिया। हरियाणा में अगर कोरोना है तो संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। फरवरी से, इसी 7 फरवरी से पूरे हरियाणा में नर्सरी से लेके +2 तक की कक्षाएं हम लगाएंगे और उन बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से जो बाधित हो रही है 2 साल से, वो हमने देखना है ना बच्चों की। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश, एक फरमान जारी कर दिया कि 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। एक तरफ तो आप बच्चों को स्कूल बंद कर रखे हैं, दूसरी तरफ आप नए नए नियम, नए नए कानून बना रहे हो। 8वीं की परीक्षाएं कौन सी बिजली पड़ रही थी, अगर 1 साल बाद हो जाती तो सरकार की ये डबल नीति है, ये गलत है। सरकार को हरियाणा के इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए तुरंत सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोलने का फैसला लेना चाहिए। तो सरकार के आदेशों की अवहेलना के तौर पे वो आप पर मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं सरकार पे। हरियाणा के बच्चों की शिक्षा बचाने के लिए, हरियाणा के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए ये प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अगर कोई मुकदमा सरकार करती है तो हम उसको पूरी तरह से हम झेलेंगे उस मुकदमों को। हम सड़कों पे पेरेंट्स के साथ, अभिभावक हमारे साथ हैं और ये सारे स्कूल और अभिभावक सड़कों पे आ जाएंगे। हम नहीं चाहते इस प्रकार का कोई टकराव का कोई वो बने। तो हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें बुला के बैठ, हम रास्ता बता देंगे ना स्कूल कैसे खोलो। आप हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाएं, आप पेरेंट्स को बुलाएं, आप सबकी सहमति से खोलें ना स्कूल। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम दादागिरी करके स्कूल खोल रहे हैं। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें, आप हमें बुलाएं, हम रास्ता निकालेंगे आप और बैठ के और फिर स्कूल खोल देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान थे जिन्होंने कहा कि 7 फरवरी से जो है स्कूल खोल दिए जाएंगे। नर्सरी से लेकर 12वीं तक की जो पढ़ाई, चाहे वो 33% कैपेसिटी के साथ हो, या ये सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित हो रही है। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन सुमित के साथ, पीटीसी न्यूज चंडीगढ़। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद 75% आरक्षण पर रोक पर जो फैसला है हाईकोर्ट का, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की। सरकार के 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने के फैसले को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि सरकार की तरफ से ये बयान जरूर आया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है इस फैसले को, लेकिन वकील जो है, हाईकोर्ट के वकील जो इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे, तुषार शर्मा, उनसे हमने बात की और जाना कि आखिर फैसले पर रोक क्यों लगी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आज एक बड़ा झटका देते हुए निजी कंपनियों में 75% आरक्षण के फैसले को रोक लगा दी है। और क्या कुछ हुआ इस मामले में, मेरे साथ तुषार शर्मा जो कि इस मामले में वकील हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तुषार जी, एक बहुत बड़ा झटका है ऑफ कोर्स हरियाणा सरकार के लिए, क्योंकि इस ये जो एक्ट था इसको एक बहुत बड़े तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आज स्टे लगा दिया। जी, हाईकोर्ट ने एक्ट को स्टे कर दिया है। तो मेन केसेस जो हैं, सारी पिटिशंस, करीबन 7-8 पिटिशंस थी, उनको एडमिट कर दिया है और एक्ट पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, और आपकी तरफ से क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे इस मामले में, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हरियाणा सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स थे वो तो ऑफ कोर्स ये थे कि लोगों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, हरियाणवियों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे?
जी, ऐसा है कि अभी इंटरिम स्टेज थी तो बहुत डिटेल्ड आर्गुमेंट्स तो नहीं हुए, पर जो हमारा मेन ग्राउंड था चैलेंज का एक्ट को, वो ये था कि अल्ट्रा वायरिस है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। सो बेसिक जो नोशन है एक इंडिया का एज अ कंट्री, उस नोशन को ये विशिएट करता है। आप एक हिंदुस्तानी कहीं भी जाके काम कर सकता है किसी भी स्टेट में। सो आप इस तरह से एक रिजर्वेशन क्रिएट कर रहे हैं टूवर्ड्स कि जी हरियाणा वाला को हमने रिजर्वेशन करनी है। सो ये अल्टीमेटली अगर इस तरह से चीज़ें परमिट की जाएंगी तो सारे कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर हर स्टेट कहेगी कि हमारे इंडिविजुअल्स को हम अपनी स्टेट में रखेंगे और बाहर के इंडिविजुअल्स को परमिट नहीं करेंगे। सो आपने एक तरह से हर स्टेट को इंडिविजुअल स्टेट की जगह कंट्री बना दिया। सो ये सारी बात है जी। और आज ऑफ कोर्स डिटेल्ड ऑर्डर अभी आएगा, आना बाकी है, लेकिन कोर्ट ने कोई टिप्पणी की हो, कोई ऑब्जर्वेशन दी हो इस मामले में? कोर्ट ने अपनी तरफ से एज सच प्राइमा फेसाई व्यू तो कोर्ट का था कि ये आप किस तरह से इस तरह की रिजर्वेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिकल 16 की वायलेशन है ये, बिकॉज आर्टिकल 16 कहता है कि आप डोमिसाइल के बेसिस पे कोई रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकते। एक इंटरिम रिलीफ अभी फिलहाल मिला है, लेकिन हरियाणा सरकार की ये जो इतना बड़ा बिल था उसको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, रोक लगा दी है। लेकिन अभी फिलहाल ये मामला जो है अभी रेगुलर सुनवाई के लिए आएगा, और अभी फिलहाल कब सुनवाई के लिए आएगा ये देखना रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा मामले जो हैं वो कोर्ट में लिस्टेड रहते हैं, तो अपनी बारी में ये आएगा। लेकिन फिलहाल की घड़ी में यही है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के इस बड़े डिसीजन के ऊपर रोक लगा दी है। कैमरा पर्सन धनंजय शर्मा के साथ हैं शर्मा, PTC न्यूज़, चंडीगढ़। तुषार शर्मा ने हमें वो रीजन बताया जिसकी वजह से इस फैसले पर रोक लगी है। अब हम बात करेंगे विपक्ष की, खास तौर पर कांग्रेस लगातार इस फैसले पर रोक के बाद सरकार पर हमलावर है। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा हो, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हरियाणा के युवाओं को मिसयूज किया गया है, मिसलीड किया गया है। PTC न्यूज़ से कुमारी सैलजा ने इस पर खास बातचीत की है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा हमारे साथ है। 75% जो युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में जो आरक्षण लेकर आई थी सरकार हरियाणा, उसको अब जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरह देखते हैं, क्या आप इसको उचित मानते हैं? ये तो हरियाणा के युवाओं को मूर्ख बनाने का एक और तरीका था, और हर बार जब कोई और मुद्दे सामने आते हैं ये ध्यान उससे हटाने के लिए करते हैं। चाहे इनके बार बार स्कैम आते रहे, चाहे जैसे पेपर लीक के मामले हों, चाहे नौकरियों में इतनी जो ब्राइबरी चली है, इतनी घूस चली है, उसके मामले हों, तो बड़े से बड़े स्कैम सामने आए हैं। ध्यान हटाने के लिए, किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, युवाओं को मूर्ख बनाने का ये एक पैंतरा था जो आज हाई कोर्ट ने जिस पर रोक लगाई है। कहीं ना कहीं आपने सरकार से सवाल करना चाहिए, हम सब कर रहे हैं, और हरियाणा का युवा इनसे पूछेगा कि आपने क्या इतना कमज़ोर कानून बनाया कि पहले उसमें ही हाई कोर्ट ने रोक लगा दी? तो क्या कारण था? आपने इसे ठीक क्यों नहीं किया, पुख्ता क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ये कानून ठीक से बना? क्यों हमारे जीवन के साथ, हमारे रोजगार के साथ, हमारी जवानी के साथ बार बार क्यों ऐसा खिलवाड़ हो रहा है? चुनावों से पहले जो जेजेपी है उसने ये वादा किया था इस जो है इस तरह का प्रावधान करने का, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के प्रावधान की ज़रूरत नहीं थी, या बहुत जल्दबाजी में उन्होंने ये ऐलान कर दिया था? देखो, बात ये है कि ये केवल हरियाणा के युवाओं को बरगलाने के लिए किया था, ये इनका मकसद था, असली मंशा बिल्कुल नहीं थी। क्या लगता है आपको कि ऐसा आरक्षण कोई होना चाहिए? इससे जो यहाँ पर इंडस्ट्री है वो इससे सहमत होगी, उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, और जो हरियाणा का युवा है वो लाभ उठा पाएगा इस आरक्षण से? मुझे एक बात बता दो कि सरकारी नौकरियां भी जो थी उसमें भी आप बाहर के लोगों को लाके भर्ती कर रहे थे, अब इसमें भी आपने डोमिसाइल के भी सारे पैमाने बदल दिए हैं। तो मुझे ये बताइए कि हरियाणा के युवाओं को अब सच्चे मायने में नौकरी दिलवाना चाह रहे हैं, या केवल उनको एक ऐसा सपना दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से वो घूमते रहें, इस उम्मीद में घूमते रहें और इनका पीछा छोड़ें, इनको पर्चियाँ मिलनी कम हो जाए? ये तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ऐसा काम कर रहे थे, असलियत इन्हें भी मालूम थी। वरना ऐसा कानून जो पहले स्ट्रोक में हाई कोर्ट कहे कि इस पर रोक लगा दी है, तो अब जवाब दें हरियाणा के युवाओं को। मैम, जैसे भर्ती घोटाला कहें लगातार सामने आया,
और कहीं जो है कई बार जो भर्तियां हैं वो रद्द भी कर दी जाती हैं, युवा जो है वो इसमें सफ़र करते हैं। कैसे देखते हैं इसको आप कि जो इस पर सरकार को कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि जो युवा है वर्ग वो किसी ना किसी तरह जो इससे दुखी ना हो या ओवर एज जैसी जो स्थिति उसके सामने आती है उससे भी जो है उसको जूझना ना पड़े? ये तो हो रहा है, हरियाणा के युवा के साथ ये बार बार हो रहा है। कभी कोरोना की मार थी, आपदा थी, जिस तरह से इम्तिहान लेते हैं, ये एक को 200-200 किलोमीटर दूर फेंकते हैं जाके इम्तिहान दो, पेपर्स लीक होते हैं, युवा बेचारे खड़े रहते हैं, उनको आप नौकरियां अगर देने की बात करें भी तो फिर उनको कितने लंबे अरसे तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलते हैं। नौकरी फिर पता चलता है कि ये तो स्कैम थे, पैसा लिया गया, उसके बावजूद आप फिर इम्तिहान लेते रहते हैं। तो ये तो जो दुर्गति आज के दिन हरियाणा में युवा वर्ग की हो रही है, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त उन्होंने देखा होगा, चाहे अब ये निजी क्षेत्र के जुमले की बात हो, चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो। नौकरियों में स्कैम सामने आते रहे हैं, इसके मतलब दो जो सरकार ये कहती है कि हम उसको उजागर करते हैं, हम उसकी जांच करते हैं, हम उसे पकड़ते हैं, तभी जो इस तरह के स्कैम है वो सामने आते हैं। सहमत है आप मुझे ये बता दीजिए कि कभी भी लॉजिकल कंक्लूजन तक क्यों नहीं पहुंचते हैं ये जो किंग पिन है, जिन्होंने सारी रचना रची होती है, या जो आला कुर्सियों पर आला अफसर बैठे होते हैं, उन तक ही आँच क्यों नहीं पहुंचती है? और फिर मुझे ये बता दीजिए कि सरकार की देख रेख में जब ये सब कुछ होता है तो सरकार उस समय नहीं देख सकती। आप नीचे छोटे कर्मचारियों को पकड़कर 100 को पकड़ दोगे, 200 को पकड़ दोगे, उससे मिलेगा क्या? क्या उन्होंने इतने वो सुपर माइंड थे कि उन्होंने मास्टर माइंड वहाँ पर थे कि उन्होंने ये सारी रचना रच दी और सरकार को भनक तक नहीं लगी? इसके तार बहुत लंबे हैं और आप सब जानते हैं, इसलिए ये किसी जज की इंक्वायरी से डरते हैं और खुद ये दिखावा करते रहेंगे, थोड़े दिन में इतने गिरफ्तार किए, उतने किए, 4 दिन बाद आप देखोगे वो उन्हीं कुर्सियों पे बैठे मिलेंगे आपको। रोजगार के मामले में हरियाणा सरकार को कौन से पायदान पे देखती हैं? क्या आपको लगता है कि रोजगार के अवसर जितने हरियाणा सरकार मुहैया करवा रही है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या कुछ और भी इस तरह के प्रावधान सरकार को करने चाहिए कि युवा वर्ग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले? देखो, अव्वल नंबर पे है हरियाणा बेरोजगारी पे। किस पायदान पर देखें? रोजगार में तो सबसे नीचे पायदान पर हो, तभी बार बार रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट में हर बार ये क्यों कहा जाता है और हरियाणा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और राज्य जो हैं बीजेपी शासित राज्य, वो तो इसको वेलकम करते हैं रिपोर्ट को कि जो हाँ जो बात है वो बताते हैं। और हम यहाँ पे जब वो रिपोर्ट कहती है कि हम हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो इसका जवाब तो सरकार को सीधा सीधा देना होगा, जो कि आज तक नहीं दे पाई है। ये तो रिपोर्ट को ही खारिज करते हैं हर बार, तो असलियत तो बताइए आप। तो ये थी हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिन्होंने कई विषयों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन सुमित के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। और इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खास मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।